गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या टर्म्स में कैसे कैसे यूज होते हैं ये और बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे नाउन जैसे कि अपना रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन पहले शुरुआत आप जो करेंगे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव इन द सेंस कि हम किसी चीज़ को किस तरीके डिमॉन्स्ट्रेट करें, किसी चीज़ को प्रकट कैसे करें, किसी चीज़ को दिखा कैसे रहे, क्या शो कर रहे हैं। तो इस सेंस में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही होते हैं। यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हैं, दिस, दिस, दैट, दीज और दोस। ये चारों वर्ड्स 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो ये चारों वर्ड्स एडजेक्टिव बनते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई। दूसरा ये बनते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, यानी ये एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर सकते हैं, इनकी ये खासियत होती है। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है, वही सेम बात लिखी है कि ये एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन दोनों की तरह यूज होते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये चीज मैंने अभी ऊपर बताई। अब यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, दिस इज माई कार एंड आई वॉन्ट दिस कार। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज माई कार, तो दिस यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे सब्जेक्ट है। इज यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। माई यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। कार यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि नाउन। ठीक, यहाँ पर दिस डिमोन्स्ट्रेटिव बना क्योंकि यहाँ दिस एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। इसका मीनिंग क्या निकला, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। इसका मीनिंग क्या निकला, यह मेरी कार है। तो यह यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी दिस यहाँ एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। पर आई वॉन्ट दिस कार, तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। वॉन्ट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। कार यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन क्वालिफाई करता है, ऑब्जेक्ट 2 चीजें बनती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। लेकिन कार क्या है, नाउन है। और नाउन को कौन क्वालिफाई करता, तो नाउन को दिस सब सॉरी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। और यहाँ पे दिस यह बात बता रहा है कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या समझ में आया। जब नाउन सॉरी जब दिस दैट दीज दोस ये एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करे तो वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब वो एज अ एडजेक्टिव वर्क करे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में पहचानने की यही खासियत है। ये लाइन लिखी है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे ये प्रोनाउन है, यहाँ पर ये दिस एडजेक्टिव है। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। अब यहाँ पे क्या है कि जो द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई, यहाँ पे देन शब्द जो होता है वो कंपैरिजन के काम में आता है। किस काम में आता है, कंपैरिजन का। और कंपैरिजन जब भी किया जाता है, हम लोग जब भी कंपैरिजन करते हैं तो वो 2 सिमिलर चीज़ों के बीच में होनी चाहिए। 2 सिमिलर क्वालिटीज़ के बीच में या डिसक्वालिटीज़ के बारे में जो भी होगा वो 2 सिमिलर होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक की लंबाई की उसके रंग से तुलना करें। कभी ऐसा नहीं होता, हम लोग लंबाई की लंबाई से तुलना करते हैं कि कोई छोटा है तो उसके सेंस में लंबा हो सकता है, ये नहीं कि वो छोटा है और वो काला है। ऐसा ऐसा कंपैरिजन ऑकवर्डनेस देगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे लिखा है द एयर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की एयर इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। आप लोग अगर हिंदी मीनिंग से सोचेंगे तो ये सेंटेंस आपको राइट लगेगा, पर ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखो मैंने ही बताया कंपैरिजन सेम क्लास में होगा। यहाँ दिल्ली की एयर की बात करें, द एयर ऑफ दिल्ली है ना, द एयर ऑफ दिल्ली, द एयर, एयर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है, दिल्ली यहाँ पे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ठीक, तो इस तरीके से द एयर मतलब ये दिल्ली की एयर की बात कर रही है और हम कंपैरिजन के दिल्ली की एयर की मुंबई से कंपेयर कर रहे हैं, दिल्ली की हवा की मुंबई शहर से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन आप हिंदी में सोचेंगे तो आप सोचेंगे ये सेंटेंस तो सही है, पर ऐसा नहीं है। हमें कंपैरिजन किसका करना है, दिल्ली की एयर का मुंबई की एयर से कंपैरिजन करना। तो मुंबई की जगह पे या तो हम क्या कर सकते हैं, मुंबई की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एयर ऑफ मुंबई। एक चीज तो हम ये कर सकते हैं, द एयर ऑफ मुंबई।
तो कंटेक्स्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन द एयर ऑफ मुंबई। एक चीज़ तो ये हो सकती है। पर हम लोग एक चीज़ प्रोनाउन क्यों लगाते हैं? हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करना सिखाया गया। प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि नाउन जो शब्द होता है, नाउन जो होता है उसकी रिपीटिशन, उसका बार बार आने को हम रोक सकें। तो अगर हमें यही सब बार बार लिखना होता तो ये थोड़ा ग्रामर की दृष्टि से गलत होगा, ग्रामर के नज़रिए से गलत होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, मैं ये सब मिटा रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा? द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन के बाद दैट ऑफ मुंबई। अब यहाँ पे जो दैट ऑफ सेंस है, दैट ऑफ वर्ड है, दैट ऑफ वो वर्ड ही है एयर ऑफ, एयर ऑफ, ठीक, द एयर ऑफ, सॉरी द शब्द आ गया। इसका मतलब ये कि द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई, यानी मुंबई की हवा से। ये दैट ऑफ यहाँ पे ये सेंस दे रहा। तो ग्रामर की दृष्टि से ये एकदम करेक्ट है। जो हमने बताया कि आप यहाँ पे द एयर ऑफ दिल्ली कर सकते हैं वो भी सही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नाउन जितना कम रिपीट हो उतना सही है, ठीक है। तो कोशिश करिए यहाँ पे दैट ऑफ आएगा। एक रूल तो ये है कि हम कंपैरिजन के सेंस, पहला जो आपका फन रूल है, रूल तो कुछ भी नहीं है, बस इंग्लिश है, लैंग्वेज है। तो कंपैरिजन हम हमेशा दो सिमिलर चीज़ों के बीच में करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और यही चीज़ हमें इस सेंटेंस से समझ में आई कि हमें कंपैरिजन दो सिमिलर सेंटेंसेस का करना है या दो सिमिलर चीज़ों का करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, राजेश इज टॉलर देन मी। तो क्या मी और राजेश का कंपैरिजन हो सकता है? पहले चीज़ हो सकता है भाई, राजेश मुझसे लंबा है, यही कहना चाह रहा है, मीनिंग तो यही निकल के आ रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम हमेशा, मैंने बोला कंपैरिजन के केस में सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से करेंगे। पर ये जो मी है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आएगा आई, राजेश इज टॉलर देन आई। और यहाँ पे ए एम अंडरस्टूड होगा, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। हमने बोला कि सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन होता है। इतनी बात समझ में आई? कहिए आई। फिर एक सेंटेंस है, सेंटेंस तो क्या ही है कि देखो, पहला तो यह है कि राहुल इज मैरिड। अब राहुल क्या है? पहले तो राहुल आप कहेंगे सब्जेक्ट, इज क्या है? इज कहेंगे आप लिंकिंग वर्ब, मैरिड क्या है? मैरिड आप कहेंगे मेन वर्ब। आपके दिमाग में यही आएगा, पर मैरिड मेन वर्ब नहीं है। मैरिड मेन वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कभी कभी पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज करती है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज करती है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन को क्वालिफाई करना। इसमें क्या बोला गया? अब अगर हिंदी मीनिंग से जाओ, राहुल शादीशुदा, राहुल इज मैरिड यानी राहुल शादीशुदा है। राहुल के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, राहुल के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, राहुल इज मैरिड, यानी ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्क करता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी की विशेषता बता रहा है। जैसे हम लोग एक सेंटेंस पढ़ते हैं, एक सेंटेंस हम लोगों ने ये भी सुना है, राहुल इज अ टीचर। तो ये टीचर जहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब है तो ये पास्ट पार्टिसिपल में चला गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल भी बनती है और मेन वर्ब भी बनती है। और ऐसे ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में बताया था। तो ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला कंसेप्ट है। फिर एक सेंटेंस है, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। तो आई क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे क्या है, लिखेंगे। सेटिस्फाइड क्या है मैं अभी बाद में बात करता हूँ। विथ क्या है? प्रपोजिशन है। और परफॉर्मेंस क्या है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। योर क्या है? योर भी आपका एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, पोजीशन बताओ योर, ठीक है। और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। बात समझ में आई? कहीं आ रही? तो देखो, द आई एम सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस, ये सेटिस्फाइड वर्ड आई एम सेटिस्फाइड, आई के बारे में कोई चीज़ बता, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। यहाँ पे सेटिस्फाइड ये बात साबित कर रही है कि ये किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे आई एम मैरिड, अगर हम यहाँ पे मैरिड शब्द लगा दें तो आई एम मैरिड विथ योर परफॉर्मेंस तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैरिड, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। इसी तरह ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है,
और पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह। बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको ये कंसेप्ट, मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल बनता है और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक, कैसे काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। यही कंसेप्ट इस सेंटेंस में है, यही कंसेप्ट इस सेंटेंस में है। दूसरा यहाँ पर एक कंसेप्ट मैंने ये बताया था कि दो सिमिलर चीज़ों की कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे हवा का, दिल्ली की एयर का मुंबई से कंपैरिजन नहीं होगा बल्कि मुंबई की एयर से, तो ये दैट ऑफ हो जाएगा। राजेश सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव है। मी हमने पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव केस प्रोग्राम की टेबल में, और इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई। तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, ना कि ऑब्जेक्टिव केस से। ये दो चीज़ें आपको मैंने अभी तक बताई। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, आगे बढ़े। आगे एक सेंटेंस और लिखा है, द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन दैट ऑफ टीओआई। टीओआई का मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया उसका। ठीक है, अब देखो द आर्टिकल्स में ये जो सब ये आर्टिकल शब्द है, ये सब्जेक्ट है पहली चीज़। ऑफ आपका प्रपोजिशन है, ऑफ अगर प्रपोजिशन है तो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट कराएगा। आर यहाँ पे क्या है? आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है? कमाल की बात यह है कि इंटरेस्टिंग यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और देन क्या है? देन आपकी कंजक्शन है, देन आपकी कंजक्शन है। दैट क्या है? अभी इस बारे में बात करते हैं, पर ऑफ क्या है? ऑफ प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी समझ में आएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बना। अभी तो आप कहते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया था नाउन जीएंड। जीएंड था एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन भी नाउन की तरह वर्क करती है। यहाँ पे अलग जगह थोड़ा साइड में बता दे रहा आपको इस वाले में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में कंसेप्ट था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या क्या काम कर सकती है। तो देखो, मैंने पहले ही बताया पिछले लेक्चर में, फिर बता रहा हूँ। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो क्या क्या बनती है? एक तो मेन वर्ब बनती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। दूसरा जीरेंड बनती है, यानी एज अ नाउन वर्क करती है। क्या वर्क करती है? एज अ नाउन। और तीसरा बनती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, पर ये बनती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कैसे काम करती है? एज अ एडजेक्टिव। बात समझ में आई? तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हमें कैसे पता है कि ये एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है? तो द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर, मोर यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन, देन यहाँ पे कंजक्शन है तो इसके बाद एक अलग ही फ्रेज चलेगा। ठीक है, मतलब एक अलग ही सेंटेंस, मतलब एक अलग फ्रेज चलेगा जो जोड़ने का काम देन करेगा। देन एक कंजक्शन की तरह वर्क कर रहा है जो एड ऑन कर रहा है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहली चीज यहाँ पे दैट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? आपका मतलब अगर दैट क्यों नहीं आएगा? दैट की जगह पर दोज ही क्यों आएगा? क्योंकि यह आर्टिकल्स लिखा है जो कि प्लूरल है। अब प्लूरल है इसलिए यहाँ पर दैट ना आके दोज का इस्तेमाल किया जाएगा। बस सन भाई, यहाँ पे बताया दिस दैट दीज दोज, ये प्लूरल के लिए आएगा। ठीक है, ये सिंगुलर्स के लिए आएगा। तो ये वाला, ये सेंस में यहाँ दैट ना आके दोज आएगा। दोज आएगा, दोज प्रपोजिशन के बाद मेन वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्ट में मेन वर्ब, मतलब सेंटेंस में मेन वर्ब होना चाहिए, तो वो आर आएगा क्योंकि दोज यहाँ पे प्लूरल है और प्लूरल के हिसाब से वर्ब एक आर वर्ब जोड़ के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। क्यों कंप्लीट करेंगे ये मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर द आर्टिकल्स जो प्लूरल है, द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदूज आर मोर इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ टीवाई। यहाँ पे ये दोज रेफर कर रहा है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स आते हैं वो मोर इंटरेस्टिंग होते हैं जो द हिंदू में आर्टिकल्स आते हैं। तो ये दोज यहाँ पे द आर्टिकल्स को रेफर कर रहा है। यहाँ पे दोज का मतलब द आर्टिकल्स है। और द आर्टिकल्स को एक मेन वर्ब चाहिए और मेन वर्ब होगी प्लूरल, आर होगी, क्योंकि ये आर किस सेंस में, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट सेंस में जा रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट सेंस में जा रहा है तो ये प्रेजेंट सेंस में ही ये वाला भी आ आएगा। ठीक है, और कोई वर्ब नहीं आएगी। बाकी चीज़ ये रही कि इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है।
प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम। द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग, द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग, हिंदू के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि ये है, सॉरी द आर्टिकल्स को क्वालिफाई कर रहा है। द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू, आर्टिकल्स हिंदू के मतलब द हिंदू के आर्टिकल्स इंटरेस्टिंग है किससे, द दोज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से। ये सेंटेंस का मीनिंग बहुत अच्छा सेंटेंस और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बेसिकली ये कंसेप्ट एग्जामिनेशन पे इस साल से तो पूछना चाहिए, मुझे लगता है एडीबीटी अगर करा रही है पेपर तो ये कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, उनका क्वेश्चन बनने ही चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा नया कुछ सीखने को मिले और प्रैक्टिस अच्छी हो, इंग्लिश में पकड़ अच्छी हो। ठीक, आई होप आप लोगों को इतनी बातें जितनी मैंने बताई समझा में आ रही है। फिर समझा रहा हूँ ये वाला सेंटेंस। देखो डाई आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल आपका सब्जेक्ट है, ऑफ क्या है, ऑफ प्रिपोजिशन है, हिंदू क्या है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, आर क्या है, लिंकिंग वर्ब, मोर क्या है, एडवर्ब, इंटरेस्टिंग क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन क्या है, कन्वेंशन, दैट की जगह पे दोज आएगा, अभी क्यों आएगा दोज मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, टी ओ आई क्या है, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब आएगी, जो वर्ब होगी आर। द आर्टिकल्स हिंदी मीनिंग से चाहते हैं तो मीनिंग से ये निकलेगा कि द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू, द हिंदू के आर्टिकल्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ टी वाई। दोज यहाँ पे दोज रिफर कर रहा है द आर्टिकल को, द आर्टिकल्स को, किसके आर्टिकल्स को, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स को। इसके अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब आएगी। दैट एक सिंगुलर के लिए आता है, दोज प्लूरल के लिए आता है। तो द आर्टिकल शब्द है, द आर्टिकल्स आपके लिए, द आर्टिकल्स की क्वालिफिकेशन ये वर्ड बता रहा है और इस वर्ड की क्वालिफिकेशन ये बता रहा है। ठीक है, द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू, द हिंदू के आर्टिकल्स आर मोर इंटरेस्टिंग यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देन, कंपेरिजन किया दोज ऑफ टी वाई यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया से। आई होप अब आपको ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस है जो लिखा है कि क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम, दिस इज एन आउटडोर गेम एंड दैट इज एन इंडोर गेम। एक तो हम जो कंपैरिजन करते हैं, हम लोगों का क्या रहता है कंपैरिजन सेल्स में, मैं बताता हूँ कि क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, ये बात तो क्लियर है। तो इसमें क्या एक प्रॉपर कंपैरिजन वाला सेंस आता है, या तो हम आगे के हिसाब से पीछे चेंज करते हैं, या तो हम आगे के हिसाब से पीछे। अब लिखा है क्रिकेट एंड चेस, हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, आर फेमस गेम्स, दिस इज एन आउटडोर गेम एंड दिस इज एन इंडोर गेम, ये इसका, सॉरी, दैट इज एन इंडोर गेम। अब यह कंपैरिजन के स्ट्रक्चर में क्या दिस और दिस का यूज नहीं करते, पहली बात तो कंपैरिजन का जब भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं दिस और दिस का यूज नहीं करते हैं, एक चीज तो ये क्लियर है। सिंगुलर के लिए दैट का और प्लूरल के लिए दोस्त का यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो आप कहेंगे हाँ आई। अब लिखा है क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, दिस इज एन आउटडोर गेम एंड दैट इज एन इंडोर गेम। दिस का यूज पास वाली चीज को रेफर करने के लिए करता है। सबसे पहली चीज दिस का जो भी यूज होता है, ये वाला अभी एक सेकेंड फिर से समझिए ये वाला थोड़ा। क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, ये तो समझ में आ रहा, और दिस इज एन आउटडोर गेम एंड दैट इज एन इंडोर गेम। पहली बात तो ये, सॉरी, ये कंपैरिजन का किसी सीन नहीं है, तो यहाँ मेरे को लगा था कंपैरिजन है, ये तो कहाँ इसमें कोई कंपैरिजन तो दिख नहीं है ना, बस एक सीक्वेंस बताया जा रहा है कि क्रिकेट और चेस आर फेमस गेम्स, ये आउटडोर गेम है ये दो, लेकिन जब कंपैरिजन का सेंस आएगा तो दिस और दिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे ये वाले सेंटेंस की कह रहा हूँ मैं, इसी सेंटेंस में जैसे कंपैरिजन का जब भी केस आएगा तो दिस और दीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी लिख लीजिएगा, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करते कंपैरिजन के केस में। सिंगुलर के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्लूरल था, और प्लूरल के लिए दोज का। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता और इसका कंपैरिजन करें तो दैट सही था, लेकिन यहाँ प्लूरल था तो हमने दोज करते। ठीक, अब अगला सेंटेंस समझते हैं आगे। क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, दिस इज एन आउटडोर गेम एंड दिस इज एन इंडोर गेम। देखो जिसका जो यूज होता, जो दिस सब्जेक्ट है उसका यूज हमेशा पास वाली, मतलब जो पास में जो ऑब्जेक्ट, सॉरी, पास वाली चीज को रेफर करने के लिए होता है, एंड दैट का यूज हमेशा दूर वाली चीज को। क्रिकेट और चेस की पोजीशन को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्यों कर देंगे,
क्योंकि तभी तो दिस और दैट का मीनिंग एकदम क्लियर निकल के आएगा। हम यहाँ क्रिकेट की जगह चेस लिखेंगे और चेस की जगह क्रिकेट लिखेंगे। अब देखो, चेस एंड क्रिकेट आर फेमस गेम्स, क्रिकेट आर फेमस गेम, दिस इज एन आउटडोर। अब ये क्रिकेट के सेंस में जा रहा है, दिस इज एन आउटडोर। क्रिकेट आउटडोर गेम है कि चेस आउटडोर गेम, तो आप कहेंगे क्रिकेट है सर। एंड दैट इज, दैट यानी ये दूर पे है, चेस इज एन इंडोर गेम। इसका ही मीनिंग था कि पास वाली चीज को रिफर करने के लिए दिस का यूज करते हैं और दूर के लिए दैट का यूज करते हैं। पास वाली चीज को, पास वाली सब्जेक्ट या चीज को रिफर करने के लिए, लिख लिएगा, करने के लिए दिस का यूज करते हैं और दैट का यूज कब करते हैं, दूर वाली चीज के लिए। इस सेंटेंस में समझ आया। ये कोई बहुत तुच्चा सा कंसेप्ट है कोई, लेकिन बहुत निगलेक्ट करने वाला कंसेप्ट है, मतलब आप लोग पढ़ते नहीं है कंसेप्ट। ठीक, पहली चीज आपको इतना समझ में आया, आई होप आपको समझ आया। अब जो कंसेप्ट हम सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, एक तो वो कंसेप्ट है हु वर्सेस हुम का। लोगों की नजर में मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउन और मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट हाइप। कुछ हाइप जैसा नहीं है, बस आपकी थिंकिंग और रीडिंग अगर अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अच्छी है, तो आप ये कंसेप्ट भी आपके लिए तुच्चा सा कंसेप्ट है। इससे ज्यादा इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। हु वर्सेस हुम। ठीक, हम पहले पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, शुरुआत से पढ़े। और कंजक्शन का काम होता है दो क्लॉज को जॉइन करना। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन भी होते हैं और कंजक्शन भी होते हैं, यानी एक साथ दोनों काम करते हैं। किसी का सब्जेक्ट भी बनते हैं और क्लॉजेस को ज्वाइन भी करते हैं। ठीक, ये इसका काम होता है प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो हु वर्सेस हुम में क्या होता है। सबसे पहली चीज यहाँ समझाता हूँ। ये दोनों ही वर्ड हु और हुम किसके लिए यूज होते हैं, जिंदा लोगों के लिए, यानी ह्यूमन बींग के लिए। पहली चीज, एक चीज तो ये याद रखनी है आप लोगों को कि ये हु वैसे ह्यूमन बींग के लिए यूज होता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। हुम जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। आई बात समझ। अब इसकी एरर अगर आती है आपकी वैसे, तो एक कंसेप्ट बहुत आसान कंसेप्ट और बहुत जल्दी अगर आप समझ गए तो समझ लो हु वैसे आपके लिए कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ब्स। बस इतनी लाइन याद कर लीजिए, हु वैसे का कंसेप्ट क्लियर कर हो जाएगा तो अंक तुरंत। अब देखो यहाँ लिखा है दे रिवॉर्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड। क्या बोला, दे रिवॉर्डेड द मैन हु या हु सेव्ड द चाइल्ड। हमें कैसे बढ़ना है, सबसे पहले तो हमें देखना है इसमें वर्ब कितनी है। तो आप कहेंगे ये एक वर्ब तो ये है और एक वर्ब ये है। क्या बोला आपने, एक वर्ब तो ये है और एक वर्ब ये है। देखो, ऑब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत नहीं होती है, पर सब्जेक्ट को वर्ब की जरूरत होती है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमें पता चलेंगे कैसे, नंबर ऑफ वर्ब से। जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे उतने ही नंबर होंगे। अब यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो रिवॉर्डेड वर्ब है, दे रिवॉर्डेड द मैन हु या हूम सेव्ड द चाइल्ड, एक सेव्ड वर्ब है। अब सेव्ड वर्ब है तो वर्ब के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट क्या बनेगा, सिर्फ हु होगी सब्जेक्ट के से। एक तो आपका ये तरीका है कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज क्या है कि मैन के बाद ये जितना भी लिखा है, ये जितना भी हु सेव द चाइल्ड, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है। क्या है, एडजेक्टिवल क्लॉज। एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होता है सर, एक ऐसा क्लॉज, एक पूरा ऐसा क्लॉज जो किसी चीज को रिफर कर रहा है, किसी की क्वालिटी बता रहा है। तो इसमें कहा दे रिवॉर्डेड द मैन, दे सब्जेक्ट है, रिवॉर्डेड द मैन, मैन, इस मैन के बारे में बात कर रहे हैं
उन्होंने उस में आदमी को इनाम दिया जिसने बच्चे को बचाया था। ये जिसने बच्चे को बचाया था, ये पूरी एक क्वालिटी, एक पूरा क्वालिफाई कर रहा है इस मैन को। मैन के बारे में क्या बताया, जिसने बच्चे को बचाया था वो आदमी को ये लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये मीनिंग निकल के आया, ये सेंस में ये वर्ड जाएगा। एक तो ये कंसेप्ट होता है। एक कंसेप्ट लोग क्या कहते हैं कि जो वर्ड पास में हो उसके हिसाब से हु या हूं लगा दो, एक तो लोग ये कहते हैं। पर मैं तो यही कहूंगा कि अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ब के साथ जाए, बहुत जल्दी जल्दी आपकी कंसेप्ट समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सॉरी ऐसे बहुत सारे आपके सेंटेंसेस हैं जिनसे आप समझेंगे आगे की प्रैक्टिस। ठीक, पहला सेंटेंस है, रजत फाउंड द बॉय हु यू वर सर्चिंग या whom you were searching। अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा, पहले तो हमारा जो रूल है उसके हिसाब से चलें कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ब होनी चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा क्या है। रजत सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई, मेन वर्ब फाउंड। द बॉय को छोड़ो, ये ऑब्जेक्ट है। हु या हुम में क्या आएगा हमें नहीं पता, पर यू यहाँ पे क्या है, क्या यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे ये हुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ रही है। वर्ब आ रही है तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। अब हमने देखा एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी दो वर्ब तो हो गए। तो हमें कौन सा केस लेना चाहिए, हु या हूँ। मैंने कहा था कि अगर वर्ब एक्स्ट्रा निकलती है तो सब्जेक्टिव केस, अगर वर्ब को सब सारे सब्जेक्ट मिल गए हैं तो ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस हूँ होगा। तो यहाँ पर हु नहीं है, हु आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर्च वर्ब जो कि पहली बात तो जो सर्च वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के यूज करेंगे। देखो जो सर्च वर्ब होती है, सर्चिंग जो सर्च वर्ब जो होती है, ये कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इंसान, ट्रांजिटिव कैसे पहचाने, जब सेंटेंस खत्म, यू वर सर्चिंग, सर्चिंग के बाद क्या सर्च करता है, ये मीनिंग जाना ना हमें। हमें ये पता तो होना चाहिए कि हम क्या सर्च करता है, हमें कैसे कैसे कि हम सर्च करता है, तो क्या सर्च करता है, कोई भी पूछेगा यू वर सर्चिंग। अगर मान लीजिए आगे कुछ नहीं लिखा है, हटा दो आगे का हिस्सा, यू वर सर्चिंग, आपको नहीं लग रहा है ये सेंटेंस अधूरा है, अधूरा है यानी ट्रांजिटिव चाहिए। यू वर सर्चिंग हूम, ये हूम इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, रजत फाउंड द बॉय यू वर सर्चिंग हूम यू वर सर्चिंग, जिसे तुम ढूंढ रहे थे। रजत ने उस लड़के को ढूंढ लिया जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अब ये मीनिंग आपको समझ में आया। सबसे आसान कंसेप्ट हु वर्सेस हूम के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब वाला है। नहीं आता है तो कंसेप्ट से, द बॉय ऑब्जेक्टिव केस है, लोग कहते हैं हूम केस, अभी ऑब्जेक्टिव केस है हूम लगाओ, लेकिन यहाँ पे जब मैंने बताया था वही चीज़, द मैन के हिसाब से लगा दो, द मैन के हिसाब से यहाँ पे हु आ रहा। तो ये रूल हर जगह फॉलो नहीं होता, नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब वाला कंसेप्ट हर जगह फॉलो होगा और 100% एक्यूरेट आपको आंसर भी ला के देगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा कंसेप्ट है कि द बॉय, सॉरी, पुलिस रेस्क्यू द बॉय हु हु द किडनैपर, किडनैपर की स्पेलिंग गलत हो गई, किडनैपर की, किडनैपर के बाद हेड यहाँ पे थोड़ा गैप होगा, किडनैपर हेड टाइड हिम टू अ चेयर। ठीक, तो पुलिस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, रेस्क्यू यहाँ पे क्या है, आप कहोगे वर्ब, द बॉय यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर द किडनैपर यहाँ पे क्या है, आप कहोगे सब्जेक्ट, हेड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टाइड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। अब आपने देखा एक सब्जेक्ट को एक वर्ड मिल गई, इस सब्जेक्ट को एक वर्ड मिल गई, हम बिना सोचे समझे यहाँ पर उनको करेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेगा और ये प्रपोजिशन प्लस कंजक्शन का काम करेगा, दोनों मिला के काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन की, यही खासियत होती है। इस कंसेप्ट से जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका परफेक्टली सही बनेगा कि हर सब्जेक्ट को एक वर्ड मिले, हर सब्जेक्ट को एक हेल्पिंग वर्ब बने, मेन वर्ब मिले। ठीक, आ गई समझ, तो यहाँ पे ये घुमाएगा ना कि बात समझ में आई। मीनिंग क्या निकला, पुलिस रेस्क्यू द बॉय, पुलिस ने उस लड़के को रेस्क्यू किया, whom the kidnapper whom the kidnapper had tied into a chair, जिसे किडनैपर ने चेयर पे बांध दिया था। ठीक, ये नहीं निकला। अब यहाँ वाले में क्या, द बॉय whom we have selected in our team is playing cricket। पहली चीज द बॉय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, फिर अपना वी सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सिलेक्टेड मेन वर्ब है, इन आपका प्रीपोजिशन है, टीम आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है, क्रिकेट आपका फिर ऑब्जेक्ट है।
अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, वर्ब कितनी है, एक वर्ब है, दो वर्ब है, दो ही सब्जेक्ट है, दो ही वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हूँ या हूँ? आप कहेंगे हूँ। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो गए तो हमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, ना कि सब्जेक्टिव केस की। अब आप कहेंगे ये तो बहुत दूर है सर, किसका क्या बना? तो द बॉय whom we have selected, द बॉय whom we have selected our team is playing cricket, द बॉय के लिए इस प्लेइंग क्रिकेट सेंस में जाएगा, ठीक है। द बॉय whom इस बॉय को रेफर करता है ये whom, ठीक। तो पोजीशन बन रहा है और कंजक्शन भी बन रहा है, और ये पूरा whom से लेके आपका आवर टीम तक क्या बन रहा है, एडजेक्टिवल क्लॉज। पहली चीज बात समझ में आई। अब मैं एडजेक्टिवल क्लॉज वगैरह काफी मतलब सोच अच्छे तरीके से समझा दूँ आपको थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहली चीज तो एक होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? एक सिंगल वर्ड को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव का काम होता है सर, हाँ, अगर एक सिंगल वर्ड नाउन या प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई करे तो वो एडजेक्टिव है। सिंगल वर्ड को क्वालिफाई करना, यानी कि नाउन या प्रोनाउन। फिर होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, इसका क्या काम होता है? एक पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्वालिफाई करने का काम करता है, और प्रीपोजिशन प्लस नाउन की कॉम्बिनेशन से बना हो और एडजेक्टिव जैसा बिहेव करे। दूसरा क्या करना चाहिए? प्रीपोजिशन प्लस नाउन के का स्ट्रक्चर हो और एडजेक्टिव मतलब पूरा एडजेक्टिव जैसा बिहेव करे। फिर आता है एडजेक्टिवल क्लॉज। ये तो फ्रेज हो गया, और फिर आएगा एडजेक्टिवल क्लॉज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सबसे पहली चीज तो, क्योंकि क्लॉज तो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होगा ना। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और कंजक्शन का यूज करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बने। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बने तो वो एडजेक्टिवल क्लॉज होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। अब कैसे? मैं कुछ चीजें कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई मेट हर हेयर। ये हेयर क्या है? सॉरी, ये तो अलग सेंस में चला गया, ये वाला हटाओ। मैं दूसरा एडजेक्टिवल क्लॉज आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, तो वही समझाता हूँ पहले। वो भी बताऊंगा, वो वाला जो सेंटेंस अभी लिखा था वो मैंने दूसरे सेंस में लिख दिया। ये है एक सेंटेंस, द बॉय इन ब्लैक शर्ट हैज वन द रेस। हैज वन द रेस, उसका क्या मीनिंग? मतलब द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है शर्ट, शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है ब्लैक शर्ट, यानी ये एडजेक्टिव है। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वन आपकी मेन वर्ब है, रेस आपका ऑब्जेक्ट है। पहली चीज, ठीक। दूसरी बात, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बॉय को क्वालिफाई करता है। कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स? ये जो लिखा है इन ब्लैक शर्ट, ये पूरा ही इसको किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपका वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो ये क्या बनेगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या बनेगा? एडजेक्टिवल फ्रेज। पहली चीज। क्लॉज कैसे बनेगा? तो क्लॉज आपका कब बनेगा? जब वर्ब हो। जैसे पिछले सेंटेंसेस में हमने समझा था कि ये सब एडजेक्टिवल क्लॉज बन, इन वाले सेंटेंसेस में समझा था कि ये पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ठीक। इतना ही कंसेप्ट होता है समझने के लिए कि सब्जेक्ट। ऐसे ही एडवर्बियल क्लॉज होता है, एडवर्ब जो एडवर्बियल फ्रेज होता है, एडवर्ब होता है, और एडवर्बियल क्लॉज होता है, ठीक। आगे बढ़े। वी मेट द बॉय whom या
हु यू said had won the gold medal। अब देखो इसमें क्या चाहिए मैं बताता हूँ। पहला तो ये कि वी मेट द वर्ब, वी क्या है आपका सब्जेक्ट, मेट आपकी क्या है वर्ब, बॉय क्या हुआ ऑब्जेक्ट, पहली चीज। हु आएगा हुम आएगा हम बाद में डिसाइड करेंगे। यू यहाँ पे क्या है, यू यहाँ पे क्या है अभी बात करते हैं इसमें। हेड क्या है बात करते हैं। हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वन आपका मेन वर्ब है और गोल्ड मेडल आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट बदल के आया कि इस सेंटेंस में जो मैट वर्ब का सब्जेक्ट है वो भी है, हमें ये पता है इस वर्ब का सब्जेक्ट भी है। और जो सैड वर्ब का सब्जेक्ट है वो यू है, सैड वर्ब का सब्जेक्ट है वो यू है। इतनी तो बात क्लियर आई, सब्जेक्ट वर्ब लिखना भूल गया। ठीक, जब सैड वर्ब का सब्जेक्ट यू है और हेड और वन भी एक वर्ब है, तो देखो एक तो सब्जेक्ट मिला हमें, उसकी एक वर्ब मिल गई, एक सब्जेक्ट मिला वर्ब मिल गई, लेकिन इसकी वर्ब इसका सब्जेक्ट कहाँ है, सवाल ये है कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है। हमें नहीं पता इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये काटेंगे और ये आएगा, क्योंकि हु एज अ सब्जेक्टिव केस काम करता है। और कंसेप्ट यही है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ब। इससे आसान और इससे सही तरीका हु वर्सेस हुम के क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्टिव केस हु आया, सेट का रिलेशन बॉय से नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए एक एक्स्ट्रा दे रखा है। सेट का रिलेशन कोई भी बॉय से नहीं, तभी मेट द बॉय यू सेड हैड वन द गोल्ड मेडल, बॉय से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, क्योंकि यू सेड तुमने कहा था कि यू सेड हैड वन द गोल्ड मेडल, वी मेट द बॉय हम उस लड़के से मिले थे, तुमने कहा था जिसने गोल्ड मेडल, तुमने कहा था हम उस लड़के से मिले थे, ऐसा ये मीनिंग जाता है। अब कुछ क्वेश्चन तो आपके डेड होंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होना चाहिए। तो सबसे पहला तो आपको क्वेश्चन जो क्रिएट होगा वो होगा, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि सेड वर्ब तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, आपको पता है यू सेड, अगर हम इस सेंटेंस को यही खत्म कर दें यू सेड, यही खत्म कर दें, तो आप खुद ही कहेंगे कि यू सेड यहाँ पे कुछ अलग अलग नहीं, कुछ तो कहा होगा ना, यू सेड तुमने कुछ तो कहा होगा ना। अब तो सवाल यही है कि सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, पहला क्वेश्चन तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक क्वेश्चन तो आपका ये आया। दूसरा आपका दिमाग कहाँ पे आया, आपने कहा सर क्लॉज तो यहाँ पे तीन है, जब तीन क्लॉज है तो दो कंजक्शन की जरूरत पड़नी चाहिए, दो कंजक्शन की जरूरत पड़नी चाहिए, पर यहाँ पे क्या, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर एक ही है, और वो एक कौन सा है हु, वो एक क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है हु हैड वन को अलग क्यों लिखा, हमने अलग लिखा ना, अलग अलग क्यों लिखा है। तो ये सब सवालों के जवाब हम समझेंगे कि कैसे और कैसे काम होगा। उसके लिए पहले तो हमें कुछ कंसेप्ट समझना होगा और कुछ क्वेश्चन से समझना होगा। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, राहुल हेल्प्ड हैड राहुल हेल्प द वुमेन whom he thought had cancer। अब देखो राहुल क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्प क्या है वर्ब, वुमेन क्या है ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसका, राहुल हेल्प द वुमेन, वुमेन तो काम हो रहा है। अब यहाँ पे वुमेन लिखा है, ठीक है वो सब छोड़ो, ये क्या बनेगा सब्जेक्ट, थॉट क्या बनेगा वर्ब, हेड क्या बनेगी मेन वर्ब। अब देखो इस सेंटेंस में हेल्प वर्ब को सब्जेक्ट रोहन तो मिल चुका है, हेल्प जो वर्ब है उसको रोहन सब्जेक्ट मिल चुका है, सॉरी राहुल, राहुल सब्जेक्ट मिल चुका है। अब राहुल मिल चुका है और सॉरी और थॉट जो शब्द है, थॉट जो है उसको सब्जेक्ट भी मिल चुका है, लेकिन हेड को सब्जेक्ट नहीं मिला, जो आपकी हेड लिखा है उसको सब्जेक्ट मिला। तो यहाँ पे होम नहीं आएगा, हु आएगा, एक चीज तो क्लियर होगी, क्योंकि उससे क्या है हेड को एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेड एक नॉन वर्ब है तो उसको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा।
सब्जेक्टिव केस ज़रूरत है तो उनकी जगह वो होगा क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरी बात कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में हम समझते हैं यू सेट क्यों है, यू सेट के बाद क्यों नहीं आया ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जनरली हम यूजेस जो भी करते हैं, यू मेट द बॉय हू यू सेड हैड वन द गोल्ड मेडल, यू सेड का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। कंसेप्ट में हमारा 3 क्लोज है, 2 कंजक्शन चाहिए, एक ही क्यों, क्योंकि वी मेट द बॉय हू यू सेड हैड वन द गोल्ड मेडल। इसको हमने पूरा एक ही कंसेप्ट माना, और ये सॉरी एक ही क्लॉज माना एज अ सॉरी इसे हमने एडजेक्टिवल क्लॉज माना, और हु इसको क्वालिफाई करता है, सॉरी हु इसको जोड़ रहा है, तो यहाँ पे एक ही कंजक्शन हो गया। पहली चीज, सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा है, कहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इसका जवाब आप लोग देंगे हमें। कल मैं इस कंसेप्ट को दोबारा आपके सामने लाऊंगा कि ये कंसेप्ट में आपको, मुझे पता है इस कंसेप्ट में आपको डाउट तो आएंगे। ये कंसेप्ट वैसे ही का बहुत पेचीदा कंसेप्ट है, समझने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन समझ जाओ तो आसान हो जाता है। ये जो मेन आंसर है सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो वो आपको बताना है। सेड वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है भी कि नहीं है, सवाल ये भी है। यू सेड हैड वन द गोल्ड मेडल, वी मेट द बॉय हु यू सेड हैड वन द गोल्ड मेडल। तुमने कहा था कि हम उस लड़के से मिले थे जिसने गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन यू सेड का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, बात समझ में आई। और पहला ये तो 3 क्लॉज थे, 2 कंजक्शन आया, वो तो आपको समझ में आ गया। हु हेड वन को अलग क्यों लिखा, क्योंकि हु हेड वन एक अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं, एक अलग नाउन क्लॉज बना रहे हैं। ठीक है, हु हेड वन एक नाउन क्लॉज बना रहे हैं, नाउन है, नाउन क्लॉज भी बनता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। इतना ही कंसेप्ट था हु वर्सेज हुम का। और कंसेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ब पे चले, बस। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने दिए हैं उतने ही नंबर ऑफ वर्ब हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब में अगर इक्वल ना दिखाई दे, नॉट इक्वल हो, तो आपको सब्जेक्टिव केस टू का यूज करना होगा। इतना सा ही ये कंसेप्ट था, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन। ठीक, आगे बढ़े। आगे कंसेप्ट आया नाउन क्लॉज, जो अभी मैंने पहले की थी। जब भी किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने, बल्कि एक पूरा क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए, तब वो नाउन क्लॉज होता है। जैसे इसमें लिखा आई नो हाउ ही एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, इस हाउ से लेके इस प्रेजेंट तक ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ नो। ये नो का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ नो मतलब नो का ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हाउ क्या बन रहा है, तो आप कहोगे हाउ यहाँ पे कंजक्शन भी बन रहा है प्लस एडवर्ब भी बन रहा है। ये सेम कंसेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि ये हु यू सेड में ये हु कंसेप्ट आपका नाउन सॉरी ये हु से लेके ये वर्ड आपका नाउन क्लॉज बना। ठीक, इसीलिए यहाँ पर हमें 3 क्लॉज की जगह सॉरी 2 कंजक्शन की जगह एक ही कंजक्शन का इस्तेमाल करके भी काम चल गया। आई नाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक, अब ये कंसेप्ट नाउ नाउन क्लॉज है। दूसरा है सॉरी सी डिड नॉट एक्सप्लेन द क्वेश्चन। सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे क्या है, आपका वो सब्जेक्ट है। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है, नॉट एडवर्ब होता है। एक्सप्लेन क्या है, मेन वर्ब है। क्वेश्चन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस ये एडवर्ब है, इतनी बात याद करनी है। लेकिन सेम क्वेश्चन ये लिखा सी डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई शी शुड द हाउस, व्हाई शी शुड द हाउस। ये व्हाई से लेके हाउस तक की सारी बात एक नाउन क्लॉज है, जो एक्सप्लेनेशन को का ऑब्जेक्ट बन रही है, एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट बन रही है, नाउन क्लॉज बन रहा है। और दूसरी बात, ये जो वाई वर्ड है ये एज अ कंजक्शन प्लस एडवर्ब वर्क करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। इस सेंटेंस में वाई शी शुड द हाउस एक्सप्लेन कर रहा है क्या, वर्क का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और एक्सप्लेन वर्क का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट नाउन बनेगा तो इसको वर्ड में वर्ब आ रही है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। ये शुड ये वर्ब आ रही है ना, तो इसकी वजह से नाउन क्लॉज बना है। ठीक, आगे बढ़े। फिर है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और दैट में क्या होता है, एक तो दैट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, एंड दैट कंडीशन। अब कब क्या क्या होता है ये जानना जरूरी हो जाता है कि कब दैट क्या बन रहा है।
और क्यों बन रहा है? सबसे पहले तो जब भी दैट का साउंड दैट में एडजेक्टिव बनेगा तो वो होगा, और सिंपल सी बात है, ये किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को ये वर्ड दैट क्वालिफाई कर रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, और साउंड वो का मतलब मीनिंग वो निकलेगा। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा होगा तो वो होगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, इतनी बात करिए। और कंजक्शन बनेगा तो सिंपल एक वर्क करेगा यूज की जोड़ने का, दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को जोड़ने का। बात समझ में आई? अगर एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह दैट काम करता है, तो वो का मतलब वो आएगा और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा है तो वो आएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। दैट है तो कंजक्शन बन रहा है। ठीक। अब है शी सेड दैट शी वुड ज्वाइन राकेश बैच। राकेश सर अपने मैथ के सर हैं। अब राकेश बैच इसलिए लिख दिया कि चलो लिख दिया राकेश सर बैच, तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा इसलिए मैंने लिखा नहीं था सर, पर आप समझिए राकेश सर की बात हो रही है यहाँ पे। तो सी क्या है? सी आपका सब्जेक्ट है, सेड आपकी मेन वर्ब है, दैट आपका क्या है वो आपको बताना है, और शी क्या है फिर सब्जेक्ट है, वुड क्या है हेल्पिंग वर्ब है, जॉइन क्या है मेन वर्ब है, राकेश बैच क्या है? बैच क्या है? तो बैच तो ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर पजेशन दिखा के ये राकेश यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक। या एडजेक्टिव नहीं बोलो इसे, एडजेक्टिव आप समझे नहीं, इसे बोलो पजेसिव केस ऑफ नाउन, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दैट क्या है ये हमें बताना है। तो पहली चीज कि क्या यहाँ पे दैट, मेरा कहना है क्या यहाँ पे दैट कोई सब्जेक्ट बन रहा है? शी शेड दैट सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ एक मेन वर्ब भी है, तो यहाँ पे दैट सब्जेक्ट नहीं बन सकता, यानी प्रोनाउन तो बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे एडजेक्टिव बना किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है? क्या यह दैट शी को क्वालिफाई कर रहा है? तो ये नहीं कर रहा है दैट शी, राइट। क्या यह दैट राकेश को क्वालिफाई कर रहा है? तो कहोगे नहीं। तो यहाँ पे दैट क्या बन रहा है? यहाँ पे दैट कंजक्शन बन रहा है, और ये प्योर मीनिंग गेम है, इसमें कोई वर्क पीछा नहीं। यहाँ वर्क का ऑब्जेक्ट पूरा क्लॉज बन रहा है, क्योंकि ये पूरा ही पूरा दैट के बाद जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है हमने यहाँ से लेकर दैट से लेकर पैच तक, ये पूरा पूरा क्या बन रहा है? नाउन ऑफ क्लोज, नाउन ऑफ क्लॉज। शी सेड उसने कहा दैट शी वुड जॉइन, उसने कहा कि वह राकेश का बॉय सॉरी राकेश सर का बैच ज्वाइन करेगी। ठीक। शी वुड जॉइन, ये यहाँ पर दैट क्या बन रहा है? कंजक्शन बन रहा है। आप बात समझ में आई? और यहाँ पे कंजक्शन बनेगा तो यहाँ पे की का साउंड आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं था की का। अब बात समझ में आई? ठीक। आगे बढ़े। अगला है दे थॉट दैट नमन हैड ब्रोकन द विंडो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, थॉट यहाँ पे मेन वर्ब है, नमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ब्रोकन यहाँ पे मेन वर्ब है, द विंडो आपका ऑब्जेक्ट है। दैट यहाँ पे फिर से क्या बनेगा? कंजक्शन, क्योंकि ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा, क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, पर ये क्वालिफाई नहीं करता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट को उसकी वर्ब भी मिल रही है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कंजक्शन है। देखो उसने सोचा कि नमन है जो नमन ने की तो थी, और यहाँ से ये वर्ड पूरा का पूरा यहाँ तक नाउन क्लोज बन रहा है। क्या बन रहा है? नाउन क्लोज। फिर ऐसे ही आई नो वेयर ही हैज गेट द मनी, वेयर यहाँ पे क्या बन रहा है? वेयर यहाँ पे एडवर्ब प्लस कंजक्शन बन रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। वेयर क्या होता है? वेयर किसी चीज को पूरा क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका? नो का। नो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, लेकिन इसमें नाउन और एडवर्ब सॉरी वर्ब दोनों है, तो ये नाउन क्लॉज बनेगी। क्या बनेगी? नाउन क्लॉज। और ये वेयर यहाँ पे कंजक्शन और एडवर्ब दोनों का मिलके काम कर रहा है। वेयर एडवर्ब भी होता है ना, हमें पोजीशन बताने का काम करता है, सिचुएशन बताने का काम करता है। ठीक है। आगे बढ़े। पहले तो देखो दैट का मैंने सीधा अभी मैंने बताया नहीं ना, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसा प्रोनाउन का यूज किया हुआ, या आगे अभी हम पढ़ेंगे। अभी आपसे दैट का कंजक्शन वाला यूज सीखो, फिर आगे जब आएगा तो हम ये दोनों का यूज भी बताऊंगा कि दैट का डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज, क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक है दैट। दैट समझने के लिए थोड़ा आपको शो ज़्यादा करना होगा। जब रिलेटिव प्रोनाउन की केस में जाएंगे हम, तो बताएंगे कि दैट कैसे यूज करता है, दैट का क्या क्या यूज होता है। ठीक। अभी तो नहीं बता सकता। एज अ सब्जेक्ट कैसे बात करेगा, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे बात करेगा, कि रिलेटिव प्रोनाउन बन के कैसे बात करेगा, तो दैट बहुत सारे यूजेस में काम आता है। दैट का केस, दैट पूरा एक लंबा टॉपिक है, दैट में बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो हमें उसे समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, अभी इन एग्जाम्पल से मैंने दैट का सिर्फ कंजक्शन वाला यूज सिखाया है, ये दोनों यूज नहीं सिखाया है, तो ये आगे सिखाएंगे, तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और
समझते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? वाई होते हैं, वेयर होते हैं, व्हेन होते हैं, हाउ होते हैं। इनकी क्या खासियत होती है? कि सबसे पहली खासियत तो ये होती है कि ये कंजक्शन भी होते हैं और प्लस एडवर्ब भी होते हैं। बात समझ में आई? अब एक सेंटेंस लिखा है हाउ ही escaped फ्रॉम दैट प्रिजन इज अ मिस्ट्री। हाउ ही escaped, ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, escaped आपका क्या है? मेन वर्ब है। प्रोपोजिशन आप, फ्रॉम आपका प्रोपोजिशन है और पर्सन आपका प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस यहाँ पे आपकी लिंकिंग वर्ब है और मिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यानी नाउन। हाउ आपका यहाँ पे क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। क्यों? हाउ, कैसे? ही स्केप्ड फ्रॉम, तो उसकी स्केप को क्वालिफाई करने का काम हाउ वर्ड कर रहा है। हाउ, कैसे? कैसे स्केप कर गया, कैसे निकल गया फ्रॉम दैट पर्सन मिस्ट्री। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ इज क्या है? इसका जो सब्जेक्ट है वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ इज हाउ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ इज सॉरी हाउ, सब्जेक्ट ऑफ इज वर्ब, यानी कि ये नाउन क्लॉज है। ये पूरा यहाँ से लेके इस तक, इस आने तक, ये पूरा इस का सब्जेक्ट है। हाउ इसके फ्रॉम दैट पर्सन इज, ये इज जो वर्ब है इसका पूरा सब्जेक्ट ये वर्ड है हाउ ही इसके फ्रॉम दैट पर्सन। और ये सेंटेंस यहाँ पे नाउन क्लॉज है। यहाँ पे वाई वेयर व्हेन हाउ का क्या सीन्स है कि ये पूरा जितना है हाउ इसके फ्रॉम दैट पर्सन इज आ मिस्ट्री, इज आ मिस्ट्री, ये इज जो लिंकिंग वर्ड बन रही है ये पूरे इस सेंटेंस के लिए बन रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए लिंकिंग वर्ड बन रही है। तो ये सब्जेक्ट ऑफ इज है, यानी ये पूरा हिस्सा सब्जेक्ट है, ये नाउन क्लॉज पूरा सब्जेक्ट है इज का। हाउ स्केप फ्रॉम दैट पर्सन, हाउ ये कैसे निकल गया, और इस सब्जेक्ट को इस वर्ग को क्वालिफाई करने का काम हो कर रही है। ठीक इसी तरह वाई शी स्लेप्ट हिम इज नॉट क्लियर। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्लेप्ट यहाँ पे वर्ब है, हिम जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट आएगा, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब होता है और ये क्लियर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन रहा है। ठीक, यहाँ पूरा क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये पूरा वाई शी स्लेप्ट से लेके वाई यहाँ पे क्या है आपका एडवर्ब भी है और कंजक्शन। ऐसे लगता है शी स्लेप्ट, वाई शी स्लेप्ट हिम इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से देखिए यहाँ तक कि पूरा इसका सब्जेक्ट बन रहा है, इसका क्यों बन रहा है? तो ये सीधी बात है, यहाँ पूरा क्लॉज सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट नाउन ही होता है इसलिए ये नाउन क्लॉज है। अब जरूरी तो नहीं कि नाउन क्लॉज बाद में ही आए, ऐसा कोई सेंस नहीं होता कि बाद में ही आएगा, कभी कभी आ सकता है ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आकर पहले भी लग सकता है, तो ये चीज़ है। ठीक, अब देखो सेड, जो सेड है अपना, सॉरी, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगल वर्ब नहीं बल्कि आगे लिखा गया पूरा नाउन क्लॉज है पहली चीज़ तो, जो भी आगे लिखा है। और दैट मतलब ये बहुत कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन एक एग्जांपल और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ फिर आप उसके समझाता हूँ। पहले तो यह भी मैथ द बॉय यू सेड हैड वन द गोल्ड मेडल, ये वाला कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा था पीछे, जो मैंने कहा था अभी समझाऊंगा। यू सेड हैड वन द गोल्ड मेडल, जब यही समझा दो, यही समझा देगा तो सही रहेगा, आपको थोड़ा क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। यही समझा देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे नहीं, वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखो, पहली चीज़ तो ये कि जो सैड है उसका ऑब्जेक्ट कोई सिंगल वर्ड तो है नहीं। क्या है? कोई सिंगल वर्ड तो नहीं। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब लिखा है उसका मीनिंग ऐसा ही है कि यू सैड हैड वन द गोल्ड मेडल। यू सैड दैट ही भी लिख सकते हैं, लेकिन दैट ही लिख दिया, दैट ही हैड वन द गोल्ड मेडल। ठीक, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर दैट ही नहीं आएगा पहली चीज। ठीक, ये पूरा यहाँ से लेके हेड वन द गोल्ड मेडल ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? नाउन क्लॉज बनेगा। हमारे क्वेश्चन थे कि सेड वर्ब का
ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई सिंगल वर्ड नहीं बल्कि आगे लिखा गया पूरा का पूरा क्लॉज है। हैड वन द गोल्ड मेडल ही सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये नाउन क्लॉज बन रहा है, जो मैंने पहले बोला था, फिर अच्छे से थोड़ा समझा रहा हूँ। ये नाउन क्लॉज बन रहा है, ठीक है। पहली चीज, अब सेड वर्ब के बाद दैट कंजंक्शन ओमिट की गई है, जबकि जब दैट कंजंक्शन का मीन की, दैट का मतलब मीनिंग की होता है, तो यहाँ पे दैट, ये जो मैं दैट लिखा था कि ओमिट किया गया है। यू सेड, यहाँ से ऐसे समझो, इसके आगे वाला सेंस लिखा ना, वी वेंट द बॉय हुम, सॉरी हु, तुम तो नहीं आएगा, हु यू सेड दैट हैड वन द गोल्ड मेडल, ये पूरा रियल था, लेकिन हमने दैट को हटा रखा था। तो यहाँ पे दैट कॉमेंट किया गया, मतलब उसको बताया गया, उस चीज़ को उसमें उसी में एक्सप्लेन करा गया, उसको अलग से नहीं लिखा गया। पहली चीज़ तो ये हो गया, ये जो दैट ही है। कैसे ये थोड़ा पूरा क्लियर सेंटेंस लिखता हूँ तब शायद समझ आए। ऐसा है सेंटेंस, रियल में सेंटेंस जो दिख नहीं रहा है वर्ड, वो ये है, वी मेट द बॉय हु यू सेड दैट ही हैड वन द गोल्ड मेडल, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। लेकिन हमने उस रियल स्ट्रक्चर को में से ये वाला हिस्सा जो है वो हटा रखा है, और ये हैड वन द गोल्ड मेडल जो है, ये पूरा सेंटेंस नाउन क्लॉज बन के सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। पहली चीज तो ये है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब सैड वर्ब के बाद यहाँ दैट कंजंक्शन ओमिट की गई है, दैट का मतलब ये होता है कि, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ बॉय को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज बना, जो हु से ही बन पाएगा। भाई एडजेक्टिव क्लॉज के लिए हु से ही क्यों बनेगा, क्योंकि हु यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक। तो हु प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, वन वर्ब है और वन इसकी वर्ब बनेगी, वन इसकी वर्ब बनेगी, हेड वन। और इस वन वर्ब बनेगी, इसलिए वन से पहले कोई और सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। ऐसी बात है, अगर वर्ब वन बनेगी तो इससे पहले कोई सब्जेक्ट यानी दैट ही लगा देंगे, तो फिर ही का सब्जेक्ट, सॉरी ही की वर्ब ये बन, ही इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए ही और दैट को ओमिट किया गया और सब्जेक्ट हु का सीधे वन को बनाया है, हु को सब्जेक्ट बनाया गया वन का, और यू सेड इसका पूरा क्लॉज बनता है। ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज बॉय के लिए लिखा गया है, इसलिए वो हु की पोजीशन बॉय के साथ ही होगी, ठीक है। बॉय को रेफर करने के लिए ही लिखा गया, इसलिए इसके साथ। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमें ये सब चीज़ें समझनी होगी कि यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। बॉय हु यहाँ पे प्रपोजिशन प्लस कंजंक्शन की तरह यूज कर रहा है, ठीक है। अब बात आपको इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग, जितना कंसेप्ट, जितनी सारी चीज़ें थी, सबकी सब समझ आ गई होगी। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट। फिर हम आगे बढ़े, हमने वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ, टाइप ट्रांजिटिव वर्ब, जो कंसेप्ट मैंने पहले भी बोला हुआ है, और आज मैं ये कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइप ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से उन्हें पहचान सकते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह के ऑब्जेक्ट लेती है, एक ह्यूमन बीइंग हो सकती है और एक नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। पहली चीज, इतनी बात तो आपको याद होनी चाहिए। या कह सकते हैं डाई ट्रांजिटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, पहली बात तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, अप्लाई करेंगे टू से, फॉर से, फ्रॉम से और होम से। अब आपने कह दिया सर कि ऐसे कैसे, तो हम थोड़ा एग्जांपल सकते हैं। ही गेव मी अ बुक, एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझते हैं। ही, अगर मैं एक्टिव पैसे पढ़ेंगे तो उसमें और आसानी से समझेंगे। ही गेव मी अ बुक। अब ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, गेव यहाँ पे क्या है, वर्ब। अब मी क्या है, आप ऑब्जेक्ट, तो फिर बुक क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। अब पहले तो हम एक चीज़ तो ऐसे समझ सकते हैं कि जनरली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। और बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे समझ सकते हैं एक तो। एक रिप्लाई से समझते हैं, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे दी, क्या दी, क्या का जो आंसर है वो क्या है, बुक। तो बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो ये है कि ये
हु का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई है, सॉरी हु का नहीं, व्हाट का रिप्लाई है, क्या, हु तो कौन हो गया, और ये हुम का रिप्लाई है, ही गेव मी अ बुक, ही गेव अ बुक, किसने, उसने मुझे किताब दी, उसने, तो हुम किसने, उसने यानी मी ने, इस तरीके से। ऐसे ही ही टोल्ड हर स्टोरी, ही टोल्ड हर आ स्टोरी, तो पहली बात तो हर कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लिमिट देंगे, स्टोरी कैसा है, स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कॉम्बिनेटिव। तो दूसरा ये है कि ये व्हाट का रिप्लाई है, उसने मुझे सुनाया क्या, तो कहानी, उसने, ये उसने का कौन है, उसने ह्यूमन बीइंग है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह पे यूज हो रहा है, और ये इसका इसका रिप्लाई है, तो होम का रिप्लाई है। इतना ही कंसेप्ट है डाइट्रांजिटिव वर्ब्स का जो हमें समझना है। आज का लेक्चर यहीं खत्म होगा, कल हम बहुत सारी चीज़ें और समझेंगे कि कैसे कैसे दैट के यूजेस होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।